तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि इटली का एकीकरण। हम आपको पिछले बताए थे कि इटली एकीकरण में किन किन ने भाग लिया था। तो जो इटली के एकीकरण में कौन कौन बच्चों भाग लिए थे, तो पहले आता है हम लोग का मेजनी। कौन आए थे बच्चों? मेजनी। दूसरा में हम लोग आ जाता है काउंट काबूर। कहा जाता है बच्चों? काउंट काबूर। और तीसरा हम लोग आ जाता है गैरीबाल्डी। क्या आया था बच्चों? गैरीबाल्डी। तो हम आपको बताए थे कि जो ये मेजनी थे, इसी ने क्या रखा था बच्चों? नींव रखा था। अगर सबसे पहले अगर देखा जाए, जो इटली एकीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है बच्चों? मेजनी को जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इटली एकीकरण के बारे में समझ लेते हैं। जो इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। वो उसको सिर्फ एक दिखाया गया था कि ये इटली है, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते। जो एक छोटा सा देश को इतने टुकड़ों में बांटा गया था कि वहाँ पर छोटा छोटा राज्य करके अलग अलग व्यक्ति को दे दिया गया था चलाने के लिए। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में अगर देखें तो बच्चों, जो इटली के एक राष्ट्र के रूप में देखिए, हम लोग का यही इटली जो दिखाया गया है बच्चों, यही हम लोग का इटली का देखिए दिखाया गया है। जो हम लोग का इटली को क्या किया गया था बच्चों? जो हम लोग का ये देखिए बच्चों, हम लोग का यही जो इटली है, हम लोग का यही इटली को क्या हो गया बच्चों? दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। जो ये इटली का हम बताया था बच्चों, जो ये इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने भौगोलिक समस्या के अलावा अन्य कई समस्याएं भी थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस की जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, और तथा एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था। क्योंकि इसको हम लोग पढ़े थे कि जो ये मेटर्निक था, मेटर्निक ने क्या किया था? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर व्यक्ति को दे दिया था। फ्रांस को कुछ दे दिया था, कुछ ऑस्ट्रिया को दे दिया था, कुछ और देश को दे दिया था, कुछ पोप ले लिया था, और कुछ इटली के पास ही था। ठीक ना। अगर बात किया जाए तो इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासन के नेतृत्व में। तो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि जो ये मेजनी था, तो मेजनी क्यों यहाँ पलायन करना पड़ा? कि जो वहाँ का जो शासक था उस समय, इटली का जो शासक था, तो वहाँ कौन था? अल्बर्ट था। ठीक, कौन था बच्चों? चार्ल्स चार्ल्स अल्बर्ट था। ठीक है बच्चों। वो सोच रहा था कि इसका जो एकीकरण हो हम करें। मेजनी सोच रहा था कि बच्चों इसका एकीकरण हम करें, और पोप सोच रहा था उधर कि पोप सोच रहा था कि इसका एकीकरण हमारे धार्मिक दृष्टि से हो। तो इसलिए ये तीनों शक्ति आपस में क्या होने लगी? टकराने लगी। और जिसका फायदा कौन उठाया बच्चों? मेटर्निक ने फायदा उठाया इसका। चलिए आगे देखते हैं। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो बच्चों हम आप पिछले भी बताए थे कि जो ये नेपोलियन था, जो यही नेपोलियन था, इसने क्या किया बच्चों? यही इटली एक नवजागरण या एकीकरण में या यूरोप में एकीकरण फैलाने का श्रेय किसको जाता है बच्चों? नेपोलियन को जाता है। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया था: सिसाइपन गणराज्य, लुगियन एवं ट्रांसपोर्टेन। उसके यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन का दिन की लाया। और जो यह शासन का दिन लाया था वो कौन था बच्चों? सोर्डिनिया पिंड माउंट था। उस समय का अगर देखा जाए तो शक्तिशाली जो राज्य था, तो उस समय सोर्डिनिया पिंड माउंट था। अगर सोर्डिनिया पिंड माउंट को भी अगर 2 गो राज्यों में बांट दिया जाता तो शायद इटली के एकीकरण करने में तो और दिक्कत आता। ठीक ना। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन का पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों सोर्डिनिया और पिंडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया। बच्चों बताए थे, जो ये 2 राज्य था, इन लोगों को मिलाकर ये जो सोर्डिनिया पिंडमाउंट था, ये वहाँ का बड़ा पहले क्षेत्र होता था। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। ठीक ना बच्चों। जो यहीं अगर दो हम लोग सोर्डिनिया था और पिंडमाउंट था, अगर शायद इन लोगों को और अलग अलग रखा जाता, एक दूसरे से अलग रखा जाता, तो वहाँ पर भी जो एकीकरण था, तो एकीकरण करने में क्या होता बच्चों? वहाँ पर दिक्कत होता है। ठीक ना बच्चों। इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक बच्चों अगर बात किया जाए, तो इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। और गुप्त दल कार्बोनर, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो कार्बोनेरी था वो किसका संगठन था? कार्बोनेरी का संबंध किससे था बच्चों? तो कार्बोनेरी का संबंध मेजनी से था। ठीक है बच्चों। ये क्या किया था? वहाँ के लोगों से क्या कर रहा था? वहाँ पर एक राष्ट्रवादी दल था। जो कार्बोनेरी था वो कैसा था? राष्ट्रवादी दल था, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणतंत्र की स्थापना करना था।
जब तक व्यक्ति किसी भी देश में राजतंत्र रहेगा तो वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि राजतंत्र होता है तो राजा अपने मन से काम करता है, और जिससे वहाँ के हर व्यक्ति के पक्ष में फैसला नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ पर लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। तो बच्चों बताएं जो कार्बोनरी से संबंध किसको था, कार्बोनरी का जो संबंध किससे था बच्चों, जोसेफ मेजनी से था। और 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। जो हम लोग 1830 की फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे तो उस समय वहाँ का जो शासक था कौन था बच्चों, चार्ल्स दसवां था बच्चों। वहाँ का जो शासक था कौन था बच्चों, चार्ल्स दसवां था, ठीक ना। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कर दिया गया बच्चों, दबा दिया गया। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया गया, वहाँ पर दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। तो ये हम लोग देखेंगे कि मेजनी के कैसे पलायन करना पड़ा और क्यों पलायन करना पड़ा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं मेजनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना बच्चों। चलिए हम लोग मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। जो मेजनी हम लोग का क्या बोल रहा है, जो मेजनी हम लोग का बोल रहा है, मेजनी देखिए हम लोग क्या बोल रहा है कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार को समर्थक और योग्य सेनापति था। वो क्या था बच्चों, सेनापति था। वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ रखता था, अतः उससे आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। उसके पास तो गुण था, लेकिन कैसा गुण रखना है वो उसके पास अभी वैसा नहीं था। अपने पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। जो ये यंग इटली था, इसने जो नव युवक थे, क्या थे बच्चों, नव युवक, उन जो नव युवक थे बच्चों, नव युवक को मिलाकर उसने क्या किया था, 1831 ईस्वी में नव युवक का, ठीक ना, 1831 ईस्वी में एक तो ये स्थापना किया था जिसका नाम था यंग इटली। उसे नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था और वहाँ पर क्या करना था बच्चों, वहाँ पर गणतंत्र का स्थापना करना था और वहाँ उस कैसा गणतंत्र की स्थापना करता था। सन 1831 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था के गठन मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। जो यूरोप में जितने भी थे, इसी के हम लोग पक्ष में पढ़ेंगे कि इधर हम लोग का इटली के करण हो रहा था और उधर जर्मनी भी अपने युद्ध के लिए लड़ रहा था। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति के दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में नव युग का संदेश पहुंचा और वहाँ के जितने भी लोग थे उसने एकीकरण के विरुद्ध आवाज उठाने लगा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जो कि सोर्डिनिया पिंडमाउट का शासक, बच्चों पहले भी बताए थे, जो ये सोर्डिनिया पिंडमाउट का शासक चार्ल्स अल्बर्ट अपने प्रांतों का विलय चाहता था और पोप भी इटली का धर्मराज बनाने का पक्षधर था। और बताइए कि तीनों शक्तियाँ आपस में टकराने लगी। उधर सोच रहा था कि मेजनी करेंगे, इधर सोच रहा है कि हम वहाँ पर चार्ल्स अल्बर्ट करेगा, और इधर सोच रहा है कि पोप करेगा। कौन करेगा बच्चों, वहाँ का पोप करेगा। तो तीनों आपस में क्या होने लगे, टकराने लगे। और यहाँ इसका फायदा कौन उठाया बच्चों, इसका फायदा कौन उठाया, मेटरनिख ने फायदा उठाया। इस तरह विचारों के टकराव कारण इटली के करण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिससे सोर्डिनिया के शासक चार्ल्स अल्बर्ट की पराजय होगी और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी के पुनः हार हुई और वो पलायन कर गया। तो बच्चों फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। जो ये मेजनी था, मेजनी तो वहाँ पर 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली और 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप की स्थापना किया था। तो मेजनी सोच रहा था कि इसका एकीकरण हम करें, उधर सोच रहा था कि जो वहाँ का जो सोर्डिनिया पिंडमाउट का शासक जो चार्ल्स अल्बर्ट था, वो सोच रहा था इसका एकीकरण हम करें। और उधर वहाँ का जो धर्मगुरु था पोप, रोम को सोच रहा था, जो इटली की राजधानी होता है रोम, वो क्या सोच रहा था, इसका एकीकरण हम करें। तो ये तीनों आपस में क्या होने लगे, तीनों शक्ति आपस में टकराने लगी। और उधर ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिख ने इसने क्या किया, इटली पर एक आक्रमण कर दिया। तो जिससे वहाँ का जो शासक था चार्ल्स अल्बर्ट, वो गद्दी छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। इस प्रकार मेजनी क्या हो गया बच्चों, पलायन हो गया। मेजनी को फिर से क्या हुई, हार हुई और वो यहाँ से पलायन कर गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला, देखिए इटली का एकीकरण का द्वितीय चरण। जो इसका द्वितीय चरण में हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय चरण में क्या होता है बच्चों। द्वितीय चरण, तो पहला चरण तो हम लोग मेजनी था, मेजनी तो हम लोग पढ़ लिए। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं द्वितीय चरण।
1848 तक इटली के एकीकरण के लिए कई प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की जो भावना क्या हो रहा था बच्चों, तीव्र हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों, तीव्र हो रहा था। इटली में छोटी ने पिंडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना, क्योंकि चार्ल्स अल्बर्ट क्या हो गया था बच्चों, वहाँ से भाग गया था और वहाँ का शासक कौन बना बच्चों, विक्टर इमैनुअल। ठीक ना। राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक और उसके प्रयास में इटली एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर इमैनुअल ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया बच्चों, काउंट काबूर को। तो चलिए हम लोग आज अब काउंट काबूर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, काउंट काबूर, काउंट काबूर, ठीक ना। जो काउंट काबूर था एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। इसके भी अपना क्या होता, राष्ट्र के प्रति उसको प्रेम था। वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो बार बार क्या कर रहा था कि वो बार बार आक्रमण कर दे रहा था। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। जो ये काउंट काबूर था उसने क्या किया कि क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने का निर्णय लिया, उसको में भाग लिया, लेकिन उसको फ्रांस ने बुलाया नहीं था। ठीक है बच्चों, इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिंडमाउंट को भी बुलाया गया। जो पिंडमाउंट का उस समय जो प्रधानमंत्री था कौन बच्चों था, वो काउंट काबूर था। इससे काबूर की महत्ता बढ़ी। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उसने बोला कि जो ये ऑस्ट्रिया है ये इटली में क्या किया बच्चों, क्या किया था, ये गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया, क्योंकि यही इटली था जो ये किस पे आक्रमण किया था, इटली पे भी, सॉरी, जो यही ऑस्ट्रिया था उसने इटली पर भी आक्रमण किया था और जर्मनी पर भी आक्रमण किया था। जो ये छोटा सा राज्य होकर दोनों को क्या कर रहा था बच्चों, कभी इधर आक्रमण तो कभी उधर आक्रमण कर रहा था, जिससे वहाँ के लोग कहते ये ऑस्ट्रिया से परेशान थे। इस प्रकार इटली का समस्या को काबू ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी, क्योंकि यही जो ये ऑस्ट्रिया था ये पूरे यूरोप पर क्या कर रहा था, हमला कर रहा था, कभी उस पर हमला कभी उस पर हमला। ठीक है बच्चों, काबूर ने नेपोलियन 3 से भी एक संधि के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिंडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। काउंट काबूल ने बोला कि आप हमको सैन्य समर्थन दीजिए, हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया पर हमला करेंगे या हम आक्रमण करेंगे। बदले में जो नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें किसको बोला, काबूल ने बोला कि हम फ्रांस को देने के लिए स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिंडमाउंट से मिलाना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। उधर फ्रांस ने काबूल से कहा कि अगर मान लीजिए आप जीत गए, अगर आप से वहाँ पर जो लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग किसके पक्ष में हैं, आप किधर जाइएगा, अगर लोग आपके पक्ष में जाएंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसने निस तथा सिवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता असीमिता को क्या किया था बच्चों, राष्ट्रीय असीमिता के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक ना। उसने क्या किया कि जो ये 2 राज्य था कौन था बच्चों, ये नीस तथा सिवाय प्रांतों को फ्रांस के देने का शासन देकर इटली की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था, कि यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। जो वहाँ के जो विचार थे, जो वहाँ के जो इतिहासकार थे, उन लोगों को सोचना था चलिए अगर मान लीजिए 2 राज्य को छोड़कर अगर मध्य इटली और उत्तरी इटली का एकीकरण हो जाता तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि फ्रांस मदद के बिना इटली एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। जब तक फ्रांस मदद नहीं करता तब तक आप ऑस्ट्रिया पर आक्रमण नहीं करते, और जब तक आप ऑस्ट्रिया पर आक्रमण नहीं कीजिएगा, जब तक आप ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं लड़िएगा तो आपको एकीकरण नहीं हो सकता है। ठीक ना। चलिए, इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट में सीमा संबंधी विवादों के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेनाएं बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी और पिंडमाउंट पर कब्जा हो गया। जो लोम्बार्डी था, ये ऑस्ट्रिया 2 राज्य लिया था, लोम्बार्डी और वेनेसिया। तो लोम्बार्डी पर किसका अधिकार हो गया बच्चों, पिंडमाउंट का कब्जा हो गया। और एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा, क्योंकि जो ये वहाँ के जो लोग थे वो किसके पक्ष में जाने लगे बच्चों, वो
इटली के पक्ष में जाने लगे। तो इसलिए जो वहाँ का जो शासक था, जो वहाँ का नेपोलियन था, नेपोलियन वहाँ से क्या होने लगा बच्चों, वो नेपोलियन घबराने लगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन थी। नेपोलियन इन परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। जो आप देखें कि एक ठो उसने जैसे ही वेनेशिया पर अधिकार किया, विजय प्राप्त किया, तो नेपोलियन ने अपना सेना को वापस बुला लिया, अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया तथा पिंडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। उसने बोला कि चलिए आप तो राज जीत गए हैं, तो हम आप दोनों में लड़ाई ना हो, तो इसके लिए हम आप लोगों में मध्यस्थता करेंगे। एक ठो जो ये राज्य था, जो लोमार्डी था, लोमार्डी पर पिंडमाउंट का हो गया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तर इटली के एकीकरण पर था। उधर काबूल सोच रहा था कि अभी हमने एकीकरण नहीं किया था, उसने सोचा कि अभी हमको किसको करना है बच्चों, उसका मध्य इटली का आक्रमण, मध्य इटली तथा उत्तरी इटली का एकीकरण पर था। उसने नेपोलियन को सेवाई प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिंडमाउंट युद्ध में फ्रांस के लिए निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिंडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। फिर इधर काउंट काबूल ने बोला कि हम आपको और एक ठो राज्य देंगे जिसका नाम है सेवाई, आप निष्क्रिय रहिएगा, आप अपना सेना न भेजिए, हम उससे खुद लड़ लेंगे। बाद में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहाँ जनमत संग्रह कराएंगे। और नेपोलियन बोला कि आप जिस राज्यों को अपने में मिलाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। चूंकि उन रियासतों की जनता पिंडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। उसने बोला कि चलिए ठीक है, अगर लोग बोलेंगे आप में हम में मिलने के लिए तो हम मिलेंगे, अगर बोलेंगे नहीं मिलाने के लिए तो हम नहीं मिलाएंगे। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतें, परमा, मोडेना, टस्कनी और इधर कौन सा राज्य था बच्चों, ऑस्ट्रिया को जो जीता था लोमार्डी भी क्या कर लिया था, सबको मिला लिया था और जनमत संग्रह कराकर पुष्टि भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिंडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। जो इंग्लैंड था और फ्रांस था, उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया जो था फ्रांस और इंग्लैंड के समर्थन दिया था, किसको समर्थन दिया था, पिंडमाउंट को। इसलिए उस भय के कारण उसने क्या किया, चुपचाप वो देखते रह गया और उसने किसी भी तरह का कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी का एकीकरण समस्या से भी जूझ रहा था। उधर जो ऑस्ट्रिया था जर्मनी के लड़ाई से भी जूझ रहा था, क्योंकि छोटा सा राज्य था, कभी ऑस्ट्रिया पर कभी जर्मनी पर आक्रमण करता तो कभी वो इटली पर आक्रमण करता। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक बना दिया। बच्चों, रोम को छोड़कर, ठीक ना, बाकी रियासतों को सब किसमें, और इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर, जो इटली की राजधानी था रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतें का एकीकरण कौन किया था बच्चों, काउंट काबूल। और एक ठो जो हम लोग का लास्ट जो में जो आता है, ये हम लोग का थे गैरीबाल्डी, ठीक है बच्चों। कौन तीसरा किए, गैरीबाल्डी। एक ठो हम लोग पढ़ लिए मेजनी, दूसरा हम लोग पढ़ लिए काउंट काबूल, और तीसरा जो सबसे थे मेजनी, गैरीबाल्डी। यही इसको हम लोग बोलते हैं इटली के एकीकरण का तलवार। इटली के एकीकरण का तलवार बच्चों किसको बोला जाता है, तो गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार, एकीकरण के तलवार किसको बोला जाता है, तलवार। इसने तलवार के बल पर क्या किया था बच्चों, सबको अपने राज्यों में मिलाया था, ठीक ना। जो काउंट काबूल था आधा को कर लिया था, बस कुछ ही राज्य जो बचा था, उस राज्य कौन थे बच्चों, रोम और वेनेशिया को बाकी अपने में मिला लिया था। और भी कुछ था जो फ्रांस लिया था, फ्रांस को भी अपने में मिलाना था। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब पढ़ रहे हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने क्या किया था बच्चों, ठीक ना। एक तो हम लोग का ये लास्ट रहेगा हम लोग का गैरीबाल्डी। तो चलिए हम लोग गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो गैरीबाल्डी क्या था, एक पेशे से एक नाविक था। मेजिनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। पहले ये बच्चों किसके समर्थन में था, मेजिनी के था, और बाद में इसने किसके पक्ष में चला गया, काबूल के प्रभाव में चला गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। तो बच्चों हम इसके पिछले भी बताए थे कि दो और जो छूटा था, जो हम लोग फ्रांस को दिए थे, वो कौन था, जो जगह था सिसिली तथा नेपल्स।
इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बर राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी के समर्थक बन गए। जो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ पर बुर्बर राजवंश कहाँ का था बच्चों, तो फ्रांस का था। तो फ्रांस के लोग, फ्रांस से उसने तंग होकर किसके समर्थक में बच्चों चले गए, गैरीबाल्डी के समर्थक में बन गए। और गैरीबाल्डी ने वहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभालने को दे दिया। जो वहाँ का जो सत्ता था किसको दे दिया बच्चों, गैरीबाल्डी को दे दिया। तो बच्चों उसने किसको दे दिया, उसने जितना भी राज्य था वो बच्चों किसको दे दिया, वो जीतकर विक्टर इमैनुअल को दे दिया और वहाँ की सत्ता विक्टर इमैनुअल ने संभाली। वस्तुतः काबूल के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबूल ने उसे दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन जो ये काबूल ने क्या किया था, गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिंडमाउंट की सेना भेज दी। जब ये योजना बनाया, क्योंकि यह लगातार सोचा था कि हम इसको जल्दी से विजय कर ले, लेकिन जो ये था काबूल, उस समय काबूल क्या था बच्चों, जिंदा था। तो काबूल ने रोम के लिए अपनी सेना भेज दी उसको रोकने के लिए। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूल से हुई और उसने रोम की अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी के दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने के प्रस्ताव विक्टर एमेनुअल द्वारा भी गया, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया। तो विक्टर एमेनुअल ने बोला कि हम जो आप जीते हैं, हम उसको वहाँ का आपको क्या बना दे रहे हैं, शासक बना दे रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया, गैरीबाल्डी ने इसे अस्वीकार कर दिया। वो जितना भी जगह जीता था वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति जीने के लिए अग्रसरित हो गया। और उसने एक तो राज्य जीता था, कौन था बच्चों, वो दोनों था जो, कौन था बच्चों वो दोनों राज्य, सिसिली तथा नेपल्स। ठीक है बच्चों, वो कौन था, सिसिली तथा नेपल्स। और जितना भी जीता था उतना छोड़कर अब वो कहाँ चला गया बच्चों, अपना एक जीवन जीने के लिए, किसान की भांति जीवन जीने के लिए चला गया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। ये भी हम लोग याद रखिएगा कि जो गैरीबाल्डी था, तो गैरीबाल्डी की जीवनी कौन लिखा था बच्चों, तो लाला लाजपत राय ने। दुर्भाग्यवश 1862 में काबूल की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली एकीकरण जो सब हो गया था बच्चों। अब कौन बचा है, वो रोम तथा वेनेशिया। रोम किस्म के था तो पोप के पास था, और जो वेनेशिया था बच्चों किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास था। तो अब हम लोग यही दो गो करना है, बाकी सब तो हो ही गया है। चलिए इस दोनों को भी हम लोग देख ले रहे हैं। जो बोल रहा है कि जो ये वेनेशिया के शेष इटली एकीकरण विक्टर एमेनुअल ने स्वयं किया। ठीक है बच्चों, देखिए ये कैसे किया, इसका एकीकरण कैसे किया। 1870-71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। फ्रांस किसके समर्थन में, पोप के समर्थन में था। उधर जो प्रसा था, जो प्रसा किस में आता है, तो जर्मनी में आता है। तो जर्मनी ने किस पे आक्रमण कर दिया था बच्चों, फ्रांस पे आक्रमण कर दिया था, ठीक ना। तो जो वहाँ के जो फ्रांस था वो अपने युद्ध में व्यस्त था, तो उधर यह पोप का संरक्षण नहीं कर पाया। विक्टर एमेनुअल ने इसी परिस्थिति का लाभ उठाया और इसने क्या किया बच्चों, विक्टर एमेनुअल ने इस स्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमेनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। सिर्फ वहाँ के महल को छोड़कर जितना भी रोम था उसको विक्टर एमेनुअल ने अपने में मिला लिया और अपनी राजधानी बनाई। इसे नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या को अंततः मुसोलिनी द्वारा, जो ये नाजीवाद का जो संस्थापक था, कौन कहलाता है बच्चों, नाजीवाद और फांसीवाद, ठीक ना बच्चों, तो वही था मुसोलिनी, ठीक ना। मुसोलिनी द्वारा इस निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। और पोप भी किसके समर्थन में चला गया बच्चों, ये भी इटली के समर्थन में चला गया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। अगर देखा जाए तो इन सबसे अगर महत्वपूर्ण थी तो राष्ट्रवादी चेतना। अगर जब तक किसी भी व्यक्ति में राष्ट्रवादी भावना नहीं आएगा तो आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, आपका देश एक नहीं हो सकता है। होगा तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।